नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। आपको बता दें 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यहां पर जम्मू कश्मीर से सामने, जहां आपको बता दें एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है और 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तमाम यहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में लगातार छापेमारी की जानकारी यहां पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां आपको बता दें एनआईए ने छापेमारी मारी है टेरर फंडिंग मामले में और 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह छापेमारी मारी गई है। तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग का यह मामला है जिसके चलते एनआईए यहां पर छापेमारी कर रही है और 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर यहां पर छापेमारी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है और उसकी देखरेख में एनआईए यहां पर छापा चल रहा है। एनआईए की ओर से यहां पर छापेमारी हो रही है, सुरक्षा बल तैनात है और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां एनआईए की लगातार छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर 10 ठिकानों से ज्यादा छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा। बिल्कुल, देखिए आयुषी, एनआईए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आप ये जानकारी दीजिए कि साउथ से लेके नॉर्थ तक हर जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर जाकर एनआईए जांच कर रही। तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। खास तौर पर देखिए आतंकवाद पर किस तरीके से ये हथौड़ा चलाने का पूरा प्रयास हो रहा है कि आतंकवाद को निस्तनाबूद कर दिया जाए। खास तौर पर ये जो टेरर फंडिंग है इसको लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले किस तरीके से एनआईए ने खास तौर पर पीएफआई को लेकर तमाम एक्शन लिए। एसडीपीआई के तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो रही है अवैध तरीके से, उसके हिसाब से ही अलग अलग जगहों पर जाकर तमाम ये जो घटनाएं हैं उसे प्लान करके जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। इसी को लेकर एनआईए के पास कई तरीके के जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर ही एक्शन होता है। लेकिन अभी जो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है टेरर फंडिंग को लेकर और इस फंडिंग को रोकने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है एनआईए। अलग अलग जगहों पर आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, अलग अलग जगहों पर जाकर जो एनआईए की टीम है वो जांच करती है। जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर जांच हो रही है और तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए तमाम बड़े खुलासे होने की जो है संभावनाएं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अभी चूंकि फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, तो यह छापेमारी का दायरा कितना और बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। सबके मन में ये जहन में ये सवाल है कि आखिर ये छापेमारी कब तक और कहां तक पहुंच सकती है। देखिए दायरे की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल जो है वो पहले ही सेट कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पीएफआई और एसडीपीआई के तमाम जो ऑफिसेस थे, जो हेडक्वार्टर्स थे या फिर जितने भी कार्यकर्ता थे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर जाकर हर एक शख्स के यहां टीम ने छापेमारी की थी और यही वो एनआईए है जिसके बाद जब एक्शन हुआ था तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। तो दायरा जो है वो कितना भी हो, लेकिन पूरी कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि हर एक कोने में पहुंचकर जो भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है या फिर जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसके पास भी फंडिंग हो रही है, उसको किस तरीके से अपने कब्जे में लिया जाए और कब्जे में लेने के बाद तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो कर दिए जाए। क्योंकि देखिए यही वो टेरर फंडिंग है जिसकी वजह से हथियार मंगवाए जाते हैं, लोगों में पैसे बांटकर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। और हर बार की तरह देखिए इस बार भी जब एनआईए ने ये जांच की है, ये छापेमारी की है, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट भी देखने को मिलेगी उन लोगों
लोगों के अंदर जो लगातार हिंदुस्तान के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, जो घटनाएं लगातार जो अंजाम देने का पूरा प्रयास करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एंगल से लगातार एनआईए जो है वो जांच कर रही है, लेकिन मुख्य तौर पर आतंकवाद पर ये हथौड़ा चलाने का पूरा प्रयास एनआईए कर रही है। बिल्कुल सचिन, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों का नाम भी शामिल है और ऐसे में एनआईए को इस मामले की जांच में पता चला है कि आरोपियों में एक ने आतंकी गिरोह मॉड्यूल के तौर पर काम कर बदला लेने की यहां पर साजिश रची थी। देखिए, कट्टरपंथी ये आरोपी आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो के जरिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्रेरणा लेते थे। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर ही इन लोगों ने कन्हैया की बेरहमी से हत्या कर दी थी, इस वारदात को अंजाम दिया था और दहशत फैलाने के लिए इन लोगों ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया था। आपको बता दें कि गौस रियाज इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस मामले में एनआईए ने मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद, मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान को आरोपी बनाया है। साथ ही पाकिस्तान के कराची में रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है। तो देखिए, ये वो मामला है जिसने सबको डरा दिया था और जिस तरह से वीडियो सामने आया था, हर कोई दहशत में था कि अब अगर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जाती है तो सर तन से जुदा की धमकी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी जा रही थी। ये वही कन्हैया लाल का मामला है जिसका गला रेत दिया गया था उदयपुर में और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता सचिन न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सचिन, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। हम उसी मामले के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सबको दहशत में डाल दिया था। वो वीडियो आज भी सबको याद है जिससे सब लोग डर गए थे, सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि किस तरह से उन्होंने पूरे उस प्रकरण को रिकॉर्ड किया था गला रेतते हुए। वो एक खौफनाक तस्वीर थी। ऐसे में अब तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि लगातार इसकी जांच पड़ताल जारी है और ऐसे में और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। देखिए, जब वो तस्वीर सामने आई थी तो लोग हैरान हुए थे, परेशान हुए थे। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, चाहे वो जनता के सामने हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर रखता हो, अगर ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो कोई भी अपनी बात रखने से डरेगा। उसके बाद हमने देखा जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया, यानी कि जो आरोपी थे उन्होंने जैसे ही वो वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद टीम एक्टिव हो गई, पुलिस एक्टिव हो गई, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो काफी एक्टिव मोड में आ गए। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो गई थी कि आखिर कैसे कोई शख्स ऐसी बर्बरता दिखा सकता है। उन तस्वीरों को देखकर शायद आप भी हैरान हुई होंगी और हम भी परेशान हुए होंगे कि आखिर कैसे कोई ऐसी बर्बरता, हैवानियत दिखा सकता है। लेकिन बड़ी बात देखिए, जांच हुई, जांच में तमाम बड़े खुलासे हुए। पाकिस्तानी कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। जब एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें 11 आरोपियों के नाम है, जिसमें से 2 आरोपी जो है वो पाकिस्तान की कराची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से पूरा ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया होगा। जो हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि ब्रेन वॉश करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, एक एम सेट किया जाता है और उसके बाद कुछ लोगों को ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें घटना जहां पर होनी है या फिर घटना की वारदात को जहां अंजाम देना होता है वहां पर उसे भेजते हैं। सचिन, देखिए दिन ब दिन इसमें नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। पाक कनेक्शन इसमें सामने आया है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसी बीच बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, दिल्ली में कोरोना पर आज बड़ी बैठक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे मनसुख मांडविया। आपको बता दें, कोरोना को लेकर अब थोड़ी सी चिंता यहाँ पर सब जताने लगे हैं। जिस तरह से चीन के हालात हैं, ऐसे में भारत में इस तरह के हालात ना बने, उसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही है। तो इसी को लेकर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना पर आज बड़ी बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया जाएगा और आपको बता दें दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। देखिए जिस तरीके से, बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से कल भी पीएम मोदी ने बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक की, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कल बैठक की।
अलग अलग राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की और आज अब दिल्ली में कोरोना पर बड़ी बैठक होने जा रही है। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए पलक, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, हालांकि पैनिक होने वाली स्थिति अभी नहीं है, लेकिन बिल्कुल चिंता करने वाली स्थिति है, ताकि आगे चलकर फिर से उस तरह की तस्वीर हमें ना देखनी पड़े जो 2 साल पहले देखी थी। उसके लिए तैयारियां अभी से करनी जरूरी है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे, केंद्र सरकार जल्द दे सकती है बड़ी राहत, घट सकते हैं सीएनजी, पीएनजी और बिजली के दाम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, दाम घटाने पर कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, जल्द मंत्रालयों को भेजा जा सकता है प्रस्ताव और घट सकते हैं सीएनजी, पीएनजी और बिजली के दाम। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीएनजी के दाम लगातार पिछले दिनों बढ़ते हुए देखे गए थे, लगभग डीजल के प्राइस के बराबर सीएनजी का प्राइस पहुंच चुका था। और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी और राहत देने वाली खबर है कि अब सीएनजी और पीएनजी साथ ही बिजली के भी दाम घट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दाम घटाने पर कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार है और जल्द मंत्रालयों को भेजा जा सकता है ये प्रस्ताव। बिल्कुल, तो आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। सीएनजी, पीएनजी और साथ ही साथ बिजली के दाम घट सकते हैं। केंद्र सरकार जल्द ये सौगात दे सकती है, राहत दे सकती है। सीएनजी, पीएनजी और बिजली के दामों में घटौती की जो है वो खबर मिल सकती है। दाम घटाने पर कैबिनेट का इस पर प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, और जल्द ये प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि पर्यावरण परमिट के बिना निर्माण का मामला, तेलंगाना सरकार पर 920 करोड़ का जुर्माना। एनजीटी ने सरकार पर लगाया है जुर्माना। बिना इजाजत कृष्णा नदी पर निर्माण का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पर्यावरण परमिट के बिना निर्माण का ये मामला सामने आया है। तेलंगाना सरकार पर 920 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है। यहां पर एनजीटी ने सरकार पर लगाया है जुर्माना। बिना इजाजत कृष्णा नदी पर निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सीमा के विवाद को कर्नाटक ने हवा दी। सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव हो गया है। आपको बताएं कि प्रस्ताव में साफ किया, कर्नाटक 1 इंच जमीन भी पड़ोसी राज्य को नहीं देगा। इस प्रस्ताव पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के नेताओं को चेतावनी दी। सीएम मुंबई ने इसको कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बरकरार रही तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने भी धमकी देते हुए कहा है कि कर्नाटक में उसी तरह घुस जाएंगे जैसे चीन भारत में घुस आया है। तो महाराष्ट्र सीमा के विवाद को कहीं ना कहीं कर्नाटक ने हवा दी है। कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के नेताओं को चेताया है, महाराष्ट्र के नेताओं को चेतावनी दी है। सीएम मुंबई ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बरकरार रही तो कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो महाराष्ट्र सीमा से जुड़ा हुआ ये विवाद का मामला है जिसको कर्नाटक ने हवा दी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शमशेर सिंह बने एसबीआई फंड्स के सीईओ एमडी। शमशेर सिंह की नियुक्ति विनय एम टोस की जगह की गई है। ऐसे में शमशेर सिंह इससे पहले भी भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक थे। सिंह अब तक इन्वेस्ट बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग से 32 वर्षों से जुड़े रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी 24 तस्वीरें। यूक्रेन के वॉर जोन से विध्वंसक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन ने एमएलआरएस ने रशियन ठिकानों पर जमकर प्रहार किया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के लड़ाकू ने आधुनिक हथियार से अटैक किया है। जंग के बीच में रशियन आर्मी के ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। खेरसोन के ट्रेनिंग ग्राउंड में पुतिन के लड़ाकू जमकर ट्रेनिंग ले रहे हैं।
सैनिकों को यूक्रेन के हथियारों को निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। जंग में अब तक 1 लाख रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। दावे के मुताबिक 3000 टैंक, 267 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं। पुतिन ने अब एटमी बम की तैयारी कर ली है। पुतिन ने जंग में यूक्रेन के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार उतारने का मन बना लिया है। पुतिन अब हाइपरसोनिक शैतान 2 परमाणु मिसाइल तैनात करने जा रहा है। इसकी ताकतवर ये इतनी है कि 11,000 मील यानी करीब 18,000 किलोमीटर तक मौजूद टारगेट को नष्ट कर सकती है। यूक्रेन की सबसे बड़ी मांग को बाइडेन ने पूरा कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन को विध्वंसक मिसाइल देने जा रहा है, जिसके बाद यूक्रेन सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में रूस को क्रिसमस पर बड़ा जवाब देने की बात कही है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस को एकजुट होकर खत्म किया जा सकता है। पश्चिमी देशों को घेरने के लिए रूस अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा रहा है। अटलांटिक महासागर में रूसी फौज की तैयारी की जा रही है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई ने किया फ्रंटलाइन का दौरा। सर्गेई ने विशेष हेलीकॉप्टर से किया वॉर जोन के दावा। रूसी सैनिकों को मिली सुविधाओं की जानकारी। न्यूक्लियर वॉर की बढ़ती संभावनाओं के बीच रूस ने और हथियार भेजे हैं। घातक हथियार से भरी एक और ट्रेन बेलारूस के लिए भेजी गई। रशियन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। लुकाशेंको ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन जंग के हालात देखते हुए उनकी तैयारी भी तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का मन बनाया। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच ही अमेरिका का यह फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए नाराजगी की वजह बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने और आम जनता को निशाना बनाने के आरोप लगा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस ने ईरानी सुसाइड ड्रोन्स से कीव पर किया हमला। रूस का मकसद कीव के पावर स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करना। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस में 35 में से 30 ड्रोन को गिराकर रूसी हमले को असफल कर दिया। जंग के बीच रूस चीन की बड़ी नेवल एक्सरसाइज। ईस्ट चाइना सी में हो रही है एक्सरसाइज। यूक्रेन इन्फेंट्री पर रूस का पलटवार। रूसी फौज ने किया आर्टिलरी अटैक। 24 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सैनिकों का मूवमेंट। बर्फीले रास्ते पर सैनिकों का पैदल मूवमेंट। यूक्रेन ने जारी किया मूवमेंट का वीडियो। वॉर जोन में एक्टिव अमेरिकी गन MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर से बड़ा अटैक। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया ऑटोमेटिक लॉन्चर। यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। बुक M1 डिफेंस सिस्टम का एक्शन। रूसी टारगेट का लॉन्च मिसाइल। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान ने किया हमला। मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। वीडियो आया सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर रूसी हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूसी सैनिक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करते दिख रहे हैं। चीन के एयरपोर्ट पर रूस के विमान देखे गए। हेनान प्रांत के झेंझको और शांगसी प्रांत के शियान में इन दिनों विमानों को तरता देखा गया। ये विमान जरूरी सामान लेने वहां पहुंचे। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के बंकर को बनाया निशाना। हमले में सैनिकों का बंकर पूरी तरह से तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध की भयावहता का वीडियो आया सामने। रूसी हमले का ये वीडियो आया सामने। विस्फोट कितना खतरनाक था इसका अंदाजा
कई किलोमीटर दूर से लिए गए इस वीडियो से लगाया जा सकता है। आज 23 दिसंबर है। आज के दिन देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। कई नेताओं को संसद से लेकर विधानसभा तक की राह दिखाई। उनके राजनीतिक शिष्य केंद्र और प्रदेश सरकारों में मंत्री रहे। उन्होंने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए राजनीति की जमीन तैयार की। तो देखिए, आज फैक्ट फाइल में हम आपको दिखा रहे हैं 23 दिसंबर का, क्योंकि आज दिन है, आज 23 दिसंबर तारीख है। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह की जयंती है आज 23 दिसंबर को। किसान दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला किया गया था। कई नेताओं को संसद से लेकर विधानसभा तक की राह दिखाई थी इन्होंने, और उनके राजनीतिक शिष्य केंद्र और प्रदेश सरकारों में मंत्री रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए राजनीति की जमीन तैयार की थी। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। आपको बताएं, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। आज उनकी जयंती है। 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह का नाम जाना जाता है। 3 अप्रैल 1967 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो देखिए, ये एक नज़र डाली है हमने उनके राजनीतिक सफ़र पे। आज फैक्ट्स फाइल में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज 23 दिसंबर तारीख है। आपको बता दें कि आज किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। फैक्ट फाइल में आज हम आपको बता रहे हैं चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक सफर, जिस तरीके से किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। आपको बताएं, 1940 के सत्याग्रह का हिस्सा भी रहे चौधरी चरण सिंह। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।